ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। वक्फ संशोधन बिल कल लोकसभा में पेश होगा। क्या बिल पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने शर्तों के साथ समर्थन दिया है? क्या बिल पर नीतीश नायडू की बात सरकार ने मान ली है? बिल पेश होने की इनसाइड स्टोरी आपके सामने होगी। वक्फ संशोधन बिल की पूरी एबीसीडी आज आपके सामने होगी। पुराने और नए कानून में हुए बड़े बदलावों की पूरी डिटेल हम आपको दिखाने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 7 दिन में दूसरी बार एक इंटरव्यू दिया है। नमाज और कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने कौन से नियम बताए हैं, ये खबर भी आपके लिए होगी। बात वक्फ संशोधन बिल की करेंगे, क्योंकि देश के सियासी गलियारों से लेकर हर तरफ आज इस बिल की ही चर्चा है। केंद्र सरकार कल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश करने जा रही है। मोदी सरकार की तरफ से मुसलमानों को लेकर उठाया गया ये दूसरा बड़ा कदम है। इससे पहले 30 जुलाई 2019 को मोदी सरकार ने 3 तलाक के खिलाफ कानून संसद से पास किया था। अब 2 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करेगी। आज हमने आपके लिए इस बिल की पूरी एबीसीडी बताने वाला भारत की बात का डेटा टैबलेट तैयार किया है। इस डेटा टैबलेट में इस बिल से क्या बदलने वाला है, पुराने और नए कानून में अंतर क्या है, बिल पर संसद का नंबर गेम क्या है, यह भी हम आपको बताएंगे। किस पार्टी का बिल पर क्या रुख है, बिल की किन बातों पर विपक्ष को आपत्ति है, इन सब बातों को पूरी जानकारी आपके सामने हम रखने वाले हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हमारा पूरा विश्लेषण होगा। तो अगले 15 मिनट आप हमारे साथ जुड़ जाइए। इसके बाद आप वक्फ बिल पर किसी एक्सपर्ट जैसा महसूस करेंगे। तो चलिए शुरुआत कल लोकसभा में पेश होने वाले इस बिल की टाइमलाइन से करते हैं। कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में बिल को पेश किया जाएगा। बिल पर चर्चा के लिए 8 घंटे का वक्त तय किया गया है। राज्यसभा में बिल पर 8 घंटे ही चर्चा होगी। जरूरत लगने पर चर्चा का समय बढ़ाया भी जा सकता है। केंद्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कल बिल पेश किए जाने से जुड़ी अहम जानकारी मीडिया के साथ साझा की है। 12 बजे से कल क्वेश्चन आवर के तुरंत बाद 2 अप्रैल को वक्फ अमेंडमेंट बिल को मैं टेबल करना चाहता हूं फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग, पारित होने के लिए। उसके बाद हमने 8 घंटे के लिए मान लिया गया है कि चर्चा 8 घंटे का होगा, और बढ़ाना चाहते हैं तो हाउस में स्पीकर सेंस लेकर के बढ़ा सकते हैं। बजट सत्र 4 अप्रैल तक है, और जो बिल हम लोकसभा में पारित करते हैं वो राज्यसभा में भी पारित करना होगा, तो फिर हमको समय भी तो देखना होगा। वक्फ संशोधन बिल पर कल इसी शो में हमने आपको एनडीए सहयोगियों के रुख के बारे में विस्तार से बताया था। अब कल सरकार लोकसभा में बिल पेश करने वाली है। ऐसे में क्या सहयोगियों के रुख में कोई बदलाव आया है, ये बताना इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू के नेताओं के साथ मुलाकात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री ललन सिंह के साथ बिल पेश होने से पहले मंथन किया। उधर बिल पेश होने से पहले सीएम नीतीश कुमार भी एक्शन में है। उन्होंने पटना के जेडीयू दफ्तर में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। विपक्ष ने भी बिल पर रणनीति बनाने के लिए बैठक की। विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत शिवसेना, उद्धव गुट और आम आदमी पार्टी के सांसद शामिल हुए। बैठक में राहुल गांधी ने बिल को संविधान पर हमला बताया है। इसी बीच खबर है कि बीजेपी ने बिल पर अपने सभी सहयोगियों को भरोसे में लिया है। बीजेपी ने सभी सहयोगियों से बात कर बिल पर सहमति बना ली। बीजेपी के मुताबिक बिल को लेकर एनडीए पूरी तरह से एकजुट है। बिल पर एनडीए के 2 बड़े सहयोगियों जेडीयू और टीडीपी के स्टैंड की बात करें तो जेडीयू ने कुछ देर पहले आधिकारिक तौर पर बिल के समर्थन की बात कही है। जेडीयू सांसदों के लिए व्हिप जारी कर दिया गया है। दूसरी तरफ टीडीपी का स्टैंड है कि वक्फ संपत्तियों की रक्षा होनी चाहिए, मुसलमानों के साथ न्याय होना चाहिए। टीडीपी सूत्रों के मुताबिक सरकार ने उनकी तरफ से दिए गए सुझावों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि आज दिन भर जेडीयू के बयानों में अलग अलग सुर नजर आए। जेडीयू टीडीपी के स्टैंड पर अटकलों का बाजार गर्म रहा। हमारे नेता नीतीश कुमार पिछले 19 साल से बिहार में काम कर रहे हैं। अब बिहार में उन्होंने जो मुस्लिम समुदाय के लिए काम किया है वो सामने में है, और कभी भी उनके हित, जो उनका इंटरेस्ट है, कभी भी उस पर उन्होंने कि उनके साथ गलत हो ऐसा नहीं होने दिया। आम मुसलमानों का फायदा हो, यही न है।
तो और एक बार आने तो दीजिए क्या आता है। नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में उनके लिए जो काम किया है वो देश की आजादी के बाद किसी राज्य में आज तक किसी सरकार ने काम नहीं किया। अगर संशोधन बिल द्वारा ये जमीनों पे कब्जा वापस लेके मुसलमानों के हित में अगर संशोधन बिल आता है तो निसंदेह हमारी पार्टी उसका समर्थन भी करेगी। चंद्रबाबू नायडू साहब 100% 100% मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के हित के लिए हैं, मुसलमान समाज के साथ हैं। आप लोग इस बिल के सिर्फ धार्मिक पक्ष की बात कर रहे हैं, आप जनता को इसके आर्थिक पक्ष, इसके प्रशासनिक पक्ष बारे में भी बात करें। सिर्फ फियर मॉन्गरिंग करा करके, डरा करके आप एक तबके को हमेशा के लिए पीछे रखना चाहते हैं। पार्टी ने सलाह मशवरा करके कुछ सुझाव जरूर इसमें दिए हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे जो सुझाव हैं वो सरकार को स्वीकृत होंगे। बिल को पास करने में सपोर्ट करेंगे। हमारा मानना है कि ये बिल से आम मुसलमानों को बहुत फायदा होगा। बीजेपी सहयोगियों के साथ तमाम राजनीतिक दलों को वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को लेकर कई तरह की आशंकाएं थी। सूत्रों से खबर है कि सरकार ने नए बिल में उन शंकाओं को दूर करने की कोशिश की है। 2025 से पहले की जो संपत्तियां वक्फ के अधीन हैं, वो आगे भी वक्फ की ही संपत्ति रहेगी। अगर उन पर किसी तरह का कोई विवाद ना रहा हो तो इस बिल में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति वक्फ को जमीन दान कर रहा है उसको ये साबित करना होगा कि कम से कम 5 साल से वो इस्लाम का पालन कर रहा है। इससे धर्म बदलवा कर जमीन हथियाने के मामलों पर लगाम लग सकेगी। इसके अलावा अब वक्फ ट्रिब्यूनल में 2 की जगह 3 सदस्य होंगे। तीसरा सदस्य इस्लामिक विद्वान होगा। पहले ट्रिब्यूनल में 2 सदस्यों का प्रावधान था। तो सरकार सदन में बिल के रास्ते की हर बाधा को हटाना चाहती है। ऐसे में वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन, इसकी फाइल आपके लिए खोलते हैं। टीडीपी, जेडीयू, शिवसेना शिंदे गुट, एलजेपी, आरएलडी, जनसेना, जेडीएस, हम समेत 16 पार्टियां बिल के पक्ष में खड़ी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, एआईएमआईएम समेत 25 पार्टियां और 6 निर्दलीय विधायक बिल के विरोध में हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय लोकसभा सांसद का रुख अब तक साफ नहीं है। इस हिसाब से अगर हम लोकसभा का नंबर गेम देखें तो कुल सांसदों की संख्या 543 है, जिनमें से बिल पास कराने के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है। बिल के साथ 294 सांसद खड़े हैं। बिल के खिलाफ रुख रखने वाले सांसदों की संख्या 248 है। एक का रुख अब तक साफ नहीं है। हालांकि सूत्रों से खबर यह भी है कि कुछ विपक्षी पार्टियां, जिनमें शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट, लोकसभा की कार्यवाही से गैर हाजिर रह सकते हैं। इस बीच बिल से जुड़ी आपत्तियों पर एक बार फिर से जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने सफाई देने की कोशिश की है। तो लोगों को कह रहे हैं कल साफ हो जाएगा कि रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है वक्फ बाय यूजर में। अगर कहीं मस्जिद ईदगाह है तो वो रहेगी वक्फ की, लेकिन भविष्य में अब कोई वक्फ होगा तो उसका डीड होगा और उसको वामसी पोर्टल पे उसको अपलोड किया जाएगा। तो ये सभी है। अगर कहीं कोई एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा सकते। वो भी अब स्टेट लेवल के जो अफसर होगा, सेक्रेटरी लेवल पे, कमिश्नर लेवल पे, वो रहेगा, जिसका जिले से कोई वास्ता नहीं। तो अब कोई कंसर्न नहीं है। कोई अगर कल मान लिया किसी ने किसी लोब में देके कन्वर्जन करा लिया तो कम से कम वो 5 साल प्रैक्टिसिंग हो या प्रोफेस करता हो उस मुस्लिम रिलीजियस को, तब वो अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर सकते। मोदी सरकार लगातार बिल के फायदे गिनाते हुए उसे लोकसभा में पेश करने तक आ गई है। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां खुलकर बिल का विरोध कर रही हैं। वक्फ संशोधन बिल अगर संसद से पास होकर कानून की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव पर भी माना जा रहा है कि इसका असर पड़ सकता है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बिल का समर्थन करते हुए कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। तो अखिलेश यादव का पलटवार है कि बीजेपी वक्फ की संपत्ति पर पूरा कंट्रोल चाहती है। यानी वक्फ संशोधन बिल पर योगी और अखिलेश यादव एक बार फिर से आमने सामने हैं। हर अच्छे कार्य का विरोध होता है, वैसे ही वक्फ संशोधन विधेयक पर भी ये हो हल्ला हो रहा है। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का एक अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। किसी भी सरकारी प्रॉपर्टी पर जबरन काबिज करने का एक माध्यम बना हुआ है।
देश काल और परिस्थिति के अनुसार हमें उस प्रकार के रिफॉर्म के लिए तैयार होना चाहिए और मुझे लगता है कि इसका लाभ मुस्लिम समाज को भी होगा। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। जिस तरह के संशोधन भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो पूरा कंट्रोल अपने पास चाहते हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है वो पूरा का पूरा अपने पास रखना चाहते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के तेवर काफी आक्रामक नजर आ रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि संख्या बल के दम पर हमें दबाया गया तो कोर्ट जाएंगे। तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया है कि ये लोग नागपुर का संविधान हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद राम गोपाल यादव कह रहे हैं कि 1000 पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले पढ़ने के लिए दी गई, पढ़ने का मौका तक नहीं दिया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि वक्फ पर बीजेपी अपने पुराने स्टैंड से पलट गई है। ओवैसी का आरोप है कि ये बिल मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है। कल लोकसभा में बिल पेश होने से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है, जिसने दिल्ली के सियासी गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। हम लोग शुरू से ही इस बिल का विरोध कर रहे हैं। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग आरएसएस का एजेंडा थोपना चाहते हैं, जिसको हम स्वीकार कभी नहीं करते। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये एक ही मकसद है, मुसलमानों से नफरत और इस देश में हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत ये एक प्रोजेक्ट है जिससे मुसलमानों को उनके रिलीजन से दूर करना, रिलीजियस प्रॉपर्टीज को छीन लेना। विपक्ष को हजारों पन्नों की रिपोर्ट एक दिन पहले दी गई, न पढ़ने का मौका मिला न कुछ है, और बहुमत के बल पर उनको पास करा लिया। ये हम ही करा लेंगे। जब से सत्ता में बीजेपी आई है, बीजेपी का उद्देश्य सिर्फ ये रहा है कि किस तरह से इस देश में सद्भाव बिगड़े। ये किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है, ये महत्वपूर्ण बिल है और ये उन तमाम जो मेजॉरिटी या मुस्लिम्स हैं उनके पक्ष में है। तो ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसी सत्र में पास होना है। जिनको मुसलमान वोट की चाहत है, वो चाहे चिराग पासवान साहब हो, चाहे वो जयंत चौधरी साहब हो, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू साहब हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो, मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा अगर आपने इस बिल को पास होने दिया संसद से। ये तो आपने वक्फ संशोधन बिल पर संसद का नंबर गेम देखा, बिल पेश करने की लेकर बनाई जा रही रणनीति देखी और बिल के खिलाफ विपक्ष का आक्रामक तेवर देखा। लेकिन अब आपके मन में सवाल होगा कि वक्फ संशोधन बिल से बदलने क्या वाला है। पुराने वक्फ कानून और नए वक्फ संशोधन बिल में अंतर क्या है, इसके लिए हमारी ये रिपोर्ट देखिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 आने वाले दिनों में पार्लियामेंट में इसको पारित किया जाएगा। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लंबी सियासी खींचतान चली। बिल को लेकर बनी जेपीसी की मीटिंग में सांसदों के बीच गर्मागर्म बहस हुई, वार पलटवार हुए, हंगामा, प्रदर्शन का दौर चला, लेकिन केंद्र सरकार के स्टैंड में कोई बदलाव नहीं आया। 8 अगस्त 2014 को बिल लोकसभा में पेश किया गया। विपक्ष के विरोध के बाद इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया। 30 जनवरी 2025 को जेपीसी ने स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी। 13 फरवरी 2025 को जेपीसी रिपोर्ट संसद में पेश की गई। अब 2 अप्रैल 2025 को लोकसभा में बिल पेश किया जाएगा। सरकार के द्वारा लाए गए नए वक्फ संशोधन बिल में पुराने वक्फ कानून की तुलना में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनको लेकर सरकार का तर्क है कि इससे आम मुसलमानों को फायदा मिलेगा और वक्फ की जमीन हड़पने वालों का पर्दाफाश होगा। वक्फ बिल आने से पहले समाज में तनाव पैदा करने के लिए कुछ संगठन जो प्रयास कर रहा है, हमारा नजर में आ रहे हैं। अब आपको पुराने वक्फ कानून और नए संशोधन बिल में किए गए बड़े बदलावों के बारे में बताते हैं। पुराने कानून के तहत वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर दावा करता है तो व्यक्ति सिर्फ वक्फ ट्रिब्यूनल में ही अपील कर सकता है, लेकिन नए बिल में जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट में भी अपील कर सकेगा। पुराने कानून के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट का फैसला अंतिम होता है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि नए बिल में प्रावधान है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा। पुराने कानून के तहत जिस जमीन पर मस्जिद या कोई इस्लामिक संस्थान हो वो वक्फ की संपत्ति हो जाती है।
लेकिन नए कानून में ये होगा कि जब तक वक्फ को जमीन दान में नहीं दी जाती वो वक्फ की नहीं होगी, भले ही उस पर मस्जिद हो। इसके अलावा चौथा बड़ा बदलाव यह है कि वक्फ बोर्ड के पुराने कानून के तहत बोर्ड में महिलाओं और किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति की एंट्री नहीं होगी। इससे उलट नए कानून में ये होगा कि वक्फ बोर्ड में 2 महिलाएं होंगी, अन्य धर्म के 2 लोगों को भी बोर्ड में एंट्री मिलेगी। जिस तरह सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर, CAA पर मुसलमानों को भड़काया था, शाहीन बाग कराया था, वही लोग हैं वो वक्फ एक्ट पर गुमराह कर रहे हैं। वक्फ पर जो माफियाओं का कब्जा है वो हटाएगा, न कि वक्फ बोर्ड की जायदाद को खुर्द-बुर्द करेगा। भले ही बिल पर पक्ष रखने के लिए बीजेपी ने अपने मुस्लिम नेताओं को आगे किया हो, लेकिन विपक्ष का कहना है कि बिल से सरकार मुसलमानों की संपत्तियां कब्जाना चाहती है। बिल के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स ये लेके आ रहे हैं जिससे वक्फ की ज़मीनों को किस तरह से सरकार में जम कर दिया जाएगा। तो डिस्प्यूट को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करेंगे और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वो तय करेंगे जो सरकार की मंशा होगी। जो भी फैसला सुना दिया वो किसी भी न्यायपालिका में चैलेंज नहीं किया जा सकता। वहीं वक्फ बिल की लड़ाई सियासी गलियारों से निकलकर धार्मिक गलियारों तक जा पहुंची है। हिंदू धर्मगुरु बिल का समर्थन कर रहे हैं, कुछ ईसाई संगठनों ने भी बिल का समर्थन किया है, तो मुस्लिम धर्मगुरु विरोध जारी रखने की बात कह रहे हैं। का बोर्ड अनियंत्रित संस्था है, उस पर उसका वो असंवैधानिक संस्था है, उस पर वो कोई संवैधानिक संस्था तो है नहीं, और वो एक जोड़ तोड़ के लिए बनाई गई थी, अतिक्रमण के लिए बनाई गई थी, इंक्रोचमेंट के लिए बनाई गई थी। और अब इस देश में अव्यवस्था, अराजकता, उन्माद ये सब नहीं चलेगा। संविधान के दायरे में रहकर ये चीज़ें चलेंगी। कि ये प्रपोज अमेंडमेंट्स वक्फ प्रॉपर्टीज़ के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं और मुसलमानों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स, मजहबी जज्बात का भी पास और लिहाज रखते हुए इन अमेंडमेंट्स को या इस बिल को पार्लियामेंट से पास ना होने दें, क्योंकि अगर ये पास होता है तो ये मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। इन सब के बीच सबकी निगाहें लोकसभा पर टिकी हैं। जब बिल लोकसभा में पेश किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही मुसलमानों से जुड़ी राजनीति का नया अध्याय खुलेगा। फिलहाल कल का दिन सियासत के लिहाज से काफी अहम है, क्योंकि एक तरफ लोकसभा में बिल पेश होगा, दूसरी तरफ बिल पर JDU, TDP का स्टैंड आगे उनकी मुस्लिम राजनीति की दिशा तय करेगा। बढ़ते हैं आगे और वक्फ के बाद बात यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस इंटरव्यू की करेंगे जो आज सियासी गलियारों में ट्रेंडिंग है। ईद का त्योहार जा चुका है, ईद की नमाज भी हो चुकी है, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने PTI को एक इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने फिर उन्हीं मुद्दों पर खुलकर बात की जो उनकी सियासत को सूट करते हैं। योगी का यह इंटरव्यू ईद के एक दिन बाद सामने आया है और इसमें उन्होंने नमाज को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू की बड़ी बातें आपको बता देते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सड़क चलने के लिए होती है, नमाज पढ़ने की जगह ईदगाह या मस्जिद है। पर्व और त्योहार उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो अनुशासन का पालन करना सीखिए। कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर गाजियाबाद और दूसरे क्षेत्रों तक जाती है, वो सड़क पर ही चलेगी। योगी ने सवाल उठाया कि क्या परंपरागत मुस्लिम जुलूस को रोका गया है। इसके अलावा इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ताजिया का साइज थोड़ा छोटा करिए, हाई टेंशन तार की वजह से कई बार मौत होती है। कांवड़ यात्रा में भी डीजे का साइज छोटा करने को कहा जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए, कुंभ से सीखना चाहिए। आपको याद होगा ईद की नमाज से पहले मेरठ और संभल में पुलिस प्रशासन ने सड़क और घरों की छत पर नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी थी। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की बात कही थी, जिसके बाद यूपी में ईद के दिन कहीं भी सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई। सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू की बड़ी बातें आपको सुनवाते हैं, फिर इस खबर को आगे बढ़ाएंगे। आप घंटों सड़क जाम करेंगे नमाज पढ़ने के नाम पर, और नमाज पढ़ने की जगह आपके ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। सड़क चलने के लिए होती है। और जो लोग ये बोल रहे हैं ना, उनको हिंदुओं से अनुशासन सीखना चाहिए। 66 करोड़ लोग प्रयागराज में आए, कहीं कोई तोड़ फोड़ नहीं, कहीं पे कोई अपहरण नहीं, ये होती है अनुशासन। पर्व और त्योहार या कोई इस प्रकार के कार्यक्रम उच्छृंखलता और उद्दंडता करने के माध्यम नहीं बनने चाहिए। अगर आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। आप तुलना कर रहे हैं कांवड़ यात्रा की।
कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेकर के और गाजियाबाद तक या उन क्षेत्रों में जाती है तो सड़क पे ही चलेगी। क्या हमने किसी परंपरागत मुस्लिम जुलूस को कभी रोका? कभी नहीं रोका। मुहर्रम के जुलूस निकलते हैं, ये जरूर कहा कि भाई ताजिया की साइज थोड़ा छोटा करिए, इसलिए करिए क्योंकि तुम्हारी सुरक्षा के लिए हाई टेंशन तार होंगे, हाई टेंशन तार बदलेंगे नहीं तुम्हारे लिए, उसके साइज कम करो क्योंकि हाई टेंशन की चपेट में आओगे मर जाओगे। कांवड़ यात्रियों में भी उनको बोला जा रहा है डीजे की साइज छोटा करो। कानून तो सबके लिए बराबर लागू किया जा रहा है, तो आप कैसे तुलना कर दे रहे हैं फिर उसको? पीटीआई को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने जो बातें कही हैं वो उनके एजेंडा के मुताबिक ही है। अब सवाल है कि योगी ने जो बातें कही हैं उनके मायने क्या है। योगी आदित्यनाथ अपनी ब्रांड हिंदुत्व वाली इमेज से पीछे हटने को तैयार नहीं है। योगी हिंदुत्व वाली राजनीति के सहारे ही 2027 के चुनाव में जाना चाहते हैं। योगी हिंदुत्व के पोस्टर बॉय वाली इमेज को और चमकाना चाहते हैं, इसीलिए वो हिंदुत्व से जुड़े धार्मिक प्रतीकों की राजनीति कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस सब के केंद्र में भी 2027 के चुनाव में 80-20 वाला फॉर्मूला है। 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में हिंदू आबादी करीब 80% है, जबकि मुस्लिम आबादी करीब 20%। योगी आदित्यनाथ के इस इंटरव्यू के बाद विपक्ष भी सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि हर धर्म का त्योहार सड़क पर होता है, तो फिर मुस्लिमों से क्या दिक्कत है? आपको सुविधा चाहिए तो उस अनुशासन को भी मानना सीखें। पिछले 7 दिन में योगी आदित्यनाथ ने 2 बड़े इंटरव्यू दिए हैं और दोनों ही इंटरव्यू में उनका एजेंडा क्लियर था, हिंदुत्व, हिंदुत्व और हिंदुत्व। 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं, 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। नमाज पढ़ने की जगह आपकी ईदगाह होगा, आपका मस्जिद होगा, सड़क नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश में ईद से पहले सड़क पर नमाज का मामला खूब गरमाया था, जब संभल और मेरठ में सड़क और छतों पर नमाज पढ़ने पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी। उम्मीद थी कि ईद के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। इस बार योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज वाले बयान ने इस सियासी युद्ध का दूसरा चरण शुरू कर दिया है, जिस पर विपक्ष आग बबूला है। ये एक सड़क पे नमाज की बात नहीं है। मैंने अधिकारी से पूछा, आईपीएस अधिकारी थे, कि ये बताओ ये मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे हो ईद के कार्यक्रम में? उनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने ईद में नहीं शामिल हो हम लोगों को रोका गया और इश्यू बने क्योंकि इन्हें सूट करता है ये चीज। न मेरठ में और न ही संभल में ईद की नमाज सड़क पर हुई, यानी प्रशासन जो चाहता था वही हुआ, कहीं भी नियम नहीं टूटा। योगी कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज क्यों, जिस पर ओवैसी भी पूछ रहे हैं कि जब सारे त्योहार सड़क पर मनते हैं तो नमाज में क्या दिक्कत है। जब आप कांवड़ यात्रा को इतने दिन चलाते हैं, जब हर धर्म का फेस्टिवल रोड पे होता है और उससे किसी को तकलीफ नहीं है, फिर मुस्लिम धर्म से क्यों तकलीफ हो रही भाई आपको? जबरन किसी पे कब्जा करके योगी आदित्यनाथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं। हर वो बात कह रहे हैं जिसका दूर तक असर हो। सड़क पर नमाज, ताजिया, कांवड़, इन सब को लेकर दिया गया उनका ये बयान भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। आपको याद होगा, होली और जुमा के समय संभल के सीईओ अनुज चौधरी ने कहा था जुमा साल में 52 बार आता है और होली 1 बार। उस वक्त इस पर खूब बवाल हुआ था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त अनुज चौधरी का बचाव करते हुए कहा था कि सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। अब सड़क पर नमाज को लेकर भी योगी ने ठीक वैसा ही रुख अख्तियार किया है और कहा है कि नमाज के लिए मस्जिद ईदगाह है, सड़क तो चलने के लिए है। लेकिन विपक्ष को ये बात रास नहीं आ रही। योगी जी को कोई काम नहीं है, वो ऐसे रोज बयान देते रहते हैं जिससे असली मुद्दे से 8 लाख बच्चे सरकारी स्कूल से शिक्षा छोड़ के चले गए। योगी जी ने कभी उस पर बयान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का दाम नहीं बढ़ा गन्ने का, उस पर वो नहीं बोलते हैं और इस तरह के उलझुल मुद्दे उठा के वो लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं और कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे 2027 में सीएम योगी अपने 80-20 वाले कार्ड को चलना चाहते हैं, यानी यूपी के 80% हिंदू और 20% मुस्लिम। तभी तो वो धर्म, समाज, नमाज सब पर खुलकर बोल रहे हैं। 80-20 की लड़ाई ये वही लड़ाई है जो अभी हाल ही में उपचुनाव के माध्यम से परिणाम आए। 80% वे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और उसके एजेंडे को पसंद करते हैं।
हालिया इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर पर भी अपनी बात रखी है और आज ही सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर फिर से बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि 2021 में प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन हुआ था जो असंवैधानिक और अमानवीय कदम था। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के घरों को तोड़ा गया उन्हें 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर कहा था कि इसने हमारी अंतरात्मा को झकझोर दिया है। कोर्ट की यह टिप्पणी योगी सरकार के लिए किसी झटके से कम नहीं। आज योगी आदित्यनाथ ने बुलडोजर एक्शन पर क्या कहा वो भी सुनिए। उपलब्धि नहीं है, ये यहाँ की आवश्यकता थी और उस आवश्यकता के अनुरूप हम लोगों को जो आवश्यक लगा, आज भी हम लोग कहीं अतिक्रमण होता है तो उसको खाली कराने के लिए उसी का इस्तेमाल होता है। बुलडोजर यह इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सकता है और साथ साथ अतिक्रमण को भी हटा सकता है और मुझे लगता है कि उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से हम लोगों ने करना सीखा। यूपी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको अप्रिशिएट किया। यूपी ने जो चीज़ें तय की थी और यूपी जो भी कार्यक्रम करता है टू द गाइडलाइन तय करता है और यूपी ने जो प्रोसीडिंग अपनाई थी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस बात को कहा था कि यूपी के इसी प्रकार की प्रक्रिया को अन्य राज्यों को भी अपनाना चाहिए। जिस वक्त देश में योगी आदित्यनाथ के इंटरव्यू की चर्चा है, उस वक्त एक तस्वीर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से सामने आई। छिंदवाड़ा में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के मौके पर भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान जामा मस्जिद अंजुमन कमेटी ने शहीद चौक पर स्वयंसेवकों पर फूलों की बारिश की और स्वयंसेवकों का स्वागत किया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।